गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान के अधिकार के तहत प्रीवियस वीडियो तक अपना जो बिंदु चल रहा था मौलिक अधिकारों का, वो चल रहा था अपना सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। इसके साथ ही अपना जो आगे का जो बिंदु है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो अपना ये सांस्कृतिक एवं जो शिक्षा का अधिकार है, ये प्रमुखतः इसका जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 29 और 30 में प्रमुखतः अपने पांचवा जो अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधी अधिकार, इसका वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। अब बात आती है कि प्रमुख रूप से जो ये सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, शैक्षणिक संबंधी अधिकार है, इसे प्रमुख रूप से किन बातों का उल्लेख किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसमें बहुसंख्यकों पर एक उत्तरदायित्व अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करे। यानी समाज के जिन वर्गों की, जिन जातियों की संख्या अधिक है, उनका प्रमुखतः कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि जो बहुसंख्यक है यानी जो संख्या में अधिक है, उनका प्रमुख रूप से कुछ उत्तरदायित्व है वो बनता है कि जो समाज में अल्पसंख्यक है यानी जो संख्या में कम है, उनको प्रमुख रूप से कभी भी असहाय महसूस नहीं होना चाहिए। उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि प्रमुखतः हम हैं वो संख्या में कम है, जबकि अन्य जो जातियों और धर्म के जो लोग हैं, वर्ग हैं, वो हमसे अधिक है। और किसी प्रकार से बहुसंख्यकों के द्वारा किसी प्रकार से अल्पसंख्यक है, उनको प्रमुखतः क्या महसूस होना चाहिए कि हम उनसे सुरक्षित हैं। किसी प्रकार से हमारा जो हित है, हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारे जो धर्म है, उनका जो उल्लंघन है वो बहुसंख्यकों के द्वारा प्रमुखतः नहीं किया जाएगा। बात आती है धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित होंगे। अब बात आती है कि किस प्रकार के धर्म में प्रमुखतः क्या है कि जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित होंगे। तो ध्यान रखना कि जिस स्थान पे, जिस राज्य में, जिस देश में धर्मनिरपेक्षता होती है, यानी जहां किसी विशेष धर्म को विशेष अधिकार या दर्जा प्राप्त नहीं होता, वहां प्रमुखतः क्या है कि ऐसे स्थान पे, ऐसे देश में जो अल्पसंख्यक है वो प्रमुख रूप से क्या है, सुरक्षित होंगे। किसी प्रकार से उनके मन में है द्वेष या भेदभाव है या असुरक्षा की भावना है, उनके मन में उत्पन्न नहीं होगी। कहां पे उत्पन्न नहीं होगी? जहां धर्मनिरपेक्ष शासन है, यानी जहां राज्य या सरकार के द्वारा किसी एक धर्म को विशेष धर्म नहीं माना गया है, सभी धर्मों को समान माना गया है। ऐसे देश में, ऐसे राज्य में प्रमुखतः जो अल्पसंख्यक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, महफूज है, वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं कि किसी प्रकार के उनके साथ भेदभाव नहीं होंगे। बात आती है भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में। हम देखते हैं कि भाषा, उनकी जो लिपि है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनकी भाषा को, उनकी लिपियों को भी समान महत्व दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं नौकरियों के अवसर के संबंध में, यानी जो ये अल्पसंख्यक है उनको नौकरियों के क्षेत्र में भी क्या है, प्रमुखतः समानता मिली हुई है। प्रमुखतः हम देखें तो इनको भी विशेष रूप से अल्पसंख्यक होने के कारण संविधान के द्वारा उस विशेष छूट व आरक्षण की व्यवस्था भी प्रमुखतः की गई है। बात आती है कि अल्पसंख्यक माना जाता है, यानी अल्पसंख्यक है वो प्रमुखतः किन्हें माना जाता है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से बात आती है किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर ही नहीं, यानी प्रमुखतः किसी धर्म के आधार पर किसी वर्ग को, समूह को अल्पसंख्यक नहीं कहता, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। यानी सिर्फ धर्म के आधार पर ही किसी वर्ग या समूह को हम अल्पसंख्यक नहीं कह सकते, प्रमुखतः भाषा और उसकी लिपि और संस्कृति के आधार पर भी क्या है, प्रमुखतः अल्पसंख्यक उनको माना जा सकता है। प्रमुखतः बात इसमें इतनी आती है कि अल्पसंख्यक प्रमुखता अगर स्पष्ट करें तो जो अन्य समुदाय है उनकी तुलना में जो अल्पसंख्यक है वो संख्या में बहुत कम होते हैं। और प्रमुखतः इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को भी समान रूप से महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये भी अपने देश का एक अंग है, एक हिस्सा है, एक वर्ग है। तो इनके साथ किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। बात आती है अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है। यानी अल्पसंख्यक प्रमुखता किसे कहा गया है? जिसकी अपनी एक भाषा हो, यानी एक उसकी भाषा के साथ साथ उसका अपना एक धर्म हो,
उसे प्रमुखतः क्या है, अल्पसंख्यक कहा जाता है। बात आती है देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार में अन्य समूह से कम। दूसरी इनकी प्रमुख पहचान क्या है, पहले तो हमने बात की धर्म या भाषा के आधार पे। दूसरी बात आती है कि हम देश के अन्य समुदायों से अगर इनकी तुलना करें या इनकी गणना करें तो प्रमुखतः एक बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि जहां समाज में जो अन्य समूह है, जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो सिख है, उनकी संख्या प्रमुखतः देखने को अधिक मिलती है, जबकि जो अल्पसंख्यक है उनकी जो वर्ग है या जो जातियां हैं इनकी संख्या बहुत देखने को कम मिलती है। तो एक बात स्पष्ट है यहाँ पे कि देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पे यानी इनकी जनसंख्या के आधार पे ये अन्य समूह से क्या है, अधिक न होके बहुत अधिक कम होते हैं। ये भी इसकी प्रमुखता विशेषता रहती है। बात आती है भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग के व्यक्तियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, उनकी समस्त देखरेख करने का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार हम बात करें कि जो अल्पसंख्यक है इनको भी अपनी भाषाई और धार्मिक के आधार पर इनको अपने शिक्षण संस्थान खोलने की पूर्णतः अनुमति है, पूर्णतः छूट है। किसी प्रकार की इनके साथ है धार्मिक संस्थाओं के आधार पे और भाषाओं के आधार पे, संस्कृति के आधार पे भेदभाव नहीं किया गया। इनको भी अन्य वर्गों और धर्मों के समान अधिकार मिले हैं, जिसके तहत ये भी अपनी जो शिक्षण संस्थान है इनकी समाज में स्थापना कर सकते हैं और उनकी देखरेख की व्यवस्था का समस्त जिम्मेदारी है ये इनके पास ही होती है। बात आती है संस्कृति को सुरक्षित एवं विकसित कर सकते हैं, यानी अपनी संस्कृति को बचाए रखना और उसकी सुरक्षा करना और उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट करना यानी उसको आगे बढ़ाना, उसको विकसित करना भी इनका प्रमुखतः अधिकार है। तो ये अपनी लिपि, संस्कृति, भाषा की प्रमुखतः सुरक्षा करते हैं और उसको विकसित करने में समाज में उसका प्रचार प्रसार भी प्रमुख रूप से करते हैं। बात आती है सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं में समान अनुदान देना। सरकार के द्वारा जो प्रमुखतः बात आती है कि शिक्षण संस्थाओं की प्रमुखतः सहायता की जाती है। सहायता किस माध्यम से की जाती है, अनुदान के माध्यम से, यानी सरकार के द्वारा कुछ फंड है शिक्षण संस्थाओं को प्रमुखतः सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो वो सभी शिक्षण संस्थाओं को मिल जाता है, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म की हो। तो ध्यान रखना यहाँ बात आती है कि सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं में समान अनुदान, यानी जो अल्पसंख्यक है उनके द्वारा भी जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है उनमें भी क्या है कि सरकार के द्वारा अनुदान यानी कुछ राशि है वो प्रमुखतः इन शिक्षण संस्थाओं को सरकार के द्वारा विशेष सहायता की दृष्टि से, विशेष सहयोग की दृष्टि से प्रमुख रूप से दी जाती है। तो इससे अनुदान के आधार पे सरकार है वो किसी भी प्रकार का क्या है भेदभाव या असमानता नहीं करती है। शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में, यानी जो ये शिक्षण संस्थाएं हैं इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के साथ साथ प्रमुख रूप से इनकी देखरेख करना, इनकी व्यवस्थाएं करना, ये भी प्रमुखतः किसके हाथ में होता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो प्रबंध यानी व्यवस्था करने वाले हैं उनके पास में प्रमुखतः इन शिक्षण संस्थाओं का समस्त दायित्व है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आगे बात आती है कि अपना जो अंतिम जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, जो नागरिकों को समान रूप से सभी को उपलब्ध है। अंतिम जो अपना मौलिक अधिकार आता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसका जो वर्णन है वो प्रमुखतः अनुच्छेद 32 के अंतर्गत देखने को मिलता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रमुखतः क्या है कि संवैधानिक उपचारों का जो अपना मौलिक अधिकार है इसकी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये नागरिकों के प्रमुखतः किस प्रकार से सहायता करता है, किस प्रकार से सहयोग करता है, किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मौलिक अधिकारों की सूची आकर्षक है। भारतीय संविधान में प्रमुखतः जो मौलिक अधिकारों की सूची देखने को मिलती है वो बहुत ही आकर्षक है और जनता के विकास से संबंधित है, जनता की समस्याओं के समाधान से संबंधित है, जनता के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ये सूची प्रमुखतः भारतीय संविधान में देखने को मिलती है, जिससे देश के समस्त नागरिकों को हर प्रकार के जो अधिकार है
वो प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारतीय संविधान की जो सूची है बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही प्रोटेक्ट करने वाली है नागरिकों को। बात आती है अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ सबसे प्रमुख बात आती है कि सिर्फ संविधान में अधिकारों का वर्णन कर दिया, वर्णन करने के साथ व्यवस्था कर दी, इतना ही उचित नहीं है। उन अधिकारों को प्रमुख रूप से समाज में वास्तविक रूप से लागू करना भी जरूरी है। लागू कैसे होंगे? जब सरकार है इनसे संबंधित प्रमुख रूप से किसी प्रकार के उल्लंघन होने पे प्रमुख रूप से सुरक्षा करेगी, या उल्लंघन होता है किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको प्रमुख रूप से उचित रूप से सजा दिलवाएगी, ताकि दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे समुदाय के द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रमुख रूप से क्या है कि उल्लंघन नहीं किया जाए। बात आती है अधिकारों की विस्तृत सूची देना, यानी अधिकार जो दे दिए गए हैं वो देने से ही कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा करना भी प्रमुखतः संविधान और सरकार का दायित्व होता है। बात आती है मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाना। हम प्रमुखतः देखते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पूर्णतः मौलिक अधिकारों का पालन है वो जनता के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं किया था। कहीं न कहीं प्रमुख रूप से कुछ असमानताएं हैं, कुछ भेदभाव है, वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो मौलिक अधिकार है उनकी वास्तव में संविधान में तो स्थापना की गई है, संविधान में तो उनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन समाज में भी प्रमुखतः उन अधिकारों की वास्तविक रूप से उनका लागू होना जरूरी है। समाज में जो हम असमानताएं देखते हैं, प्रमुखतः जो भेदभाव देखते हैं, ये नहीं होने चाहिए और पूर्णतः कंट्रोल करना, नियंत्रित करना सरकार का प्रमुख दायित्व बनता है, ताकि किसी प्रकार के उल्लंघन है वो प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिले। बात आती है उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन किया जाता है, उसके नियमों को तोड़ा जाता है या व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, तो प्रमुख रूप से आवश्यकता है कि उल्लंघन होने पर यानी किसी के द्वारा इनको हस्तक्षेप किया जाए मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में, या किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की जाए या किसी प्रकार भेदभाव किया जाए, तो प्रमुखतः आवश्यकता है कि उल्लंघन होने पे इन मौलिक अधिकारों की रक्षा है वो कानून व्यवस्था के तहत की जाए, ताकि जो ये मौलिक अधिकार है ये किसी प्रकार से व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर नहीं रहे और व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हो। बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा। जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने प्रमुखतः इनको क्या कहा, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से बात आती है संविधान का हृदय और आत्मा। क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कहा है, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से बाबा अंबेडकर साहब ने कहा है संविधान का हृदय और आत्मा। किनको कहा है? मौलिक अधिकारों के बारे में अपनी टिप्पणी दी है। बात आती है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में जाना, यानी मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो प्रमुख रूप से व्यक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शरण है वो प्रमुख रूप से ली जाती है। प्रमुख रूप से कहा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की हिफाजत करता है, सुरक्षा करता है, व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है। तो एक प्रकार से उल्लंघन होने पे व्यक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुखतः याचिका है वो दायर की जा सकती है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के निर्देश और आदेश देता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रमुखतः ये आदेश और निर्णय दिए जाते हैं कि व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो प्रमुख रूप से उसको मिलने चाहिए, और इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय है प्रमुखतः आदेश देता है और इनको नियमों को लागू करवाने के लिए सख्त निर्देश जारी करता है, जिसके माध्यम से प्रमुख रूप से व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। इस प्रकार अगर कहा जाए तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये व्यक्ति को जो मिलते हैं अधिकार है उनकी सुरक्षा करने में, उनकी हिफाजत करने में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और व्यक्ति के अधिकार है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इनको सिर्फ संविधान में सम्मिलित करना ही मात्र उद्देश्य नहीं है, इन अधिकारों को प्रमुख रूप से वास्तविक जीवन में लागू करना भी उतना ही जरूरी है जिस प्रकार इनको संविधान में शामिल प्रमुख रूप से किया गया है।